अजीत भाई, अब दो तीन चीजें हैं। एक तो हम कम से कम हम और आप जहां से आते हैं वहां बादाम नहीं, हम लोग चीनिया बादाम, हम लोग मूंगफली को ही खा के चीनिया बादाम बोलते हैं और उसी में मगन रहते हैं, उसी में बादाम का आनंद ले लेते हैं। मेरी एक दर्शक कह रही हैं कि जो मिल्क वाला भी है, वो कहती है मिल्क बेचना चाहते हैं, दैट टू मिल्क फ्रॉम काउ दैट गेट एनिमल फीड। वहां शायद अमेरिका में जो है उनको उनको खिलाते पिलाने में शायद एनिमल फीड भी है। तो हमारे यहाँ क्या होगा फिर? इस गौ माता को तो फिर इस दूध को फिर कैसे पिया जाएगा? तो एक ये भी मामला कहीं ना कहीं आ जाएगा। और मैं खुद गया हूँ, जब अमेरिका में आप देखें तो आपको सारा कुछ देखना पड़ता है कि भैया हर चीज में तो बीफ वाला कुछ ना कुछ रहता है, हर चीज में। तो वो बिना बीफ वाला मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं थोड़ी एक चीज आपसे समझ लूं, ये जो लार्जर चीजें हो रही हैं, जैसा प्रोफेसर संतोष ने शुरू में भी कहा था कि ये यूएस के हित में भी है कि क्रूड प्राइसेस थोड़ा कंट्रोल में रहें, क्योंकि वो सारी चीजों को इफेक्ट करते हैं, दुनिया के ट्रेड के हित में है। लेकिन जिस तरह से ये कॉर्नर कर रहे हैं, मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न, ये अगर क्रूड को ये रशा से किनारे कर देते हैं और फिर दादागिरी अमेरिका और गल्फ कंट्रीज की बढ़ जाती है, तो क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे। तो एक तो प्राइस बढ़ेगा, नंबर एक, इसमें कहीं। दूसरा एक मेरा प्रश्न और है, ये जो अभी यूएसए या नेटो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो ढकेल रहे हैं चाइना और रशिया की दोस्ती को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहते अनचाहने में भी, हम भले ही अमेरिका की दोस्ती अपने दिखाएं, लेकिन वो हमें, चाहे नाटो चाहे वो, हमें ढकेल रहा है कि आपको रूस और रशिया और चीन के ही खेमे में आपको खड़े होने के लिए वो ढकेल रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। एक तो ट्रेड अगर इस तरह का होगा तो सब जगह महंगाई बढ़ेगी, और दूसरा हम कहां खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें ढकेला अगर उधर जाएगा तो उसका क्या असर होगा? अजीत भाई। देखिए आनंद भाई, अभी तक जो डिबेट चला, तो मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट लाइन ले रहा हूं इस इशू पे। देखिए, पहली बात है कि नेटो जो है वो टेक्निकली सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, और शायद दुनिया का सबसे पावरफुल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है वेस्ट का। वैसे भी एक तरह से उनका एक कल्चरल यूनिटी रहा, बीच बीच में वहां भी झटका होता रहा है। जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने कहा कि हम नेटो का बात नहीं मानेंगे। इनफैक्ट बीच में लग रहा था कि अमेरिका एक नया नेटो खड़ा करेगा, और जो कि टू सम एक्सटेंट क्रिटिसिज्म है कि एक नया नेटो खड़ा किया है, जिस पर मैं अभी बोलूंगा। बट मैं ये पहला डिस्टिंक्शन करना चाह रहा था कि नेटो जो है वो सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, और अमेरिका आप जानते हैं कि वर्ल्ड में मोनोपोली प्लेयर है एक तरह से सिक्योरिटी में। उसके मतलब अपोज टू दैट जो ब्रिक्स है ना, वो सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है। ब्रिक्स जो है वो बेसिकली एक तरह से कहिएगा कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल काइंड ऑफ ग्रुपिंग है। जब 2000 के बाद जब ये स्टार्ट हुआ था ब्रिक्स, तो दुनिया के जितने ऑब्जर्वर्स थे वो सोचते थे कि ब्रिक्स जो है वो बहुत ही मतलब वेरी पावरफुल ग्रुप इमर्ज करेगा। बट करीब करीब 10 साल बाद, 15 साल बाद ये जो है ये पिक्चर उल्टा होने लगा। ये ग्रुपिंग अपने आप को कभी स्ट्रॉन्ग कर नहीं पाया। उसका 4-5 कारण है। एक कारण है कि ये ज्योग्राफिकली बहुत स्प्रेड है, कहां ब्राजील, कहां इंडिया, कहां चाइना। रशिया, चाइना, इंडिया तो एशिया में है, पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका तो बहुत ही दूर है। तो ज्योग्राफिकली ये ग्रुप एक साथ हो नहीं पाया, डिस्पेरेट है। दूसरा, इसका जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ है। बेस्ट एग्जांपल है इंडिया चाइना। अब आप देख लीजिए, इंडिया जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है ब्रिक्स का, वो टेक्निकली किस कैंप में है यदि पूछा जाए तो वो तो अमेरिका के कैंप में है। वो जो सो कॉल्ड 4 प्लेयर का जो एक ग्रुप बना एशिया में, जिसमें अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वो किसके खिलाफ है? क्वाड जिसको हम कहते हैं, वो चाइना के खिलाफ है। तो इनफैक्ट जो क्रिटिक्स हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया इज पार्ट ऑफ द एशियन नेटो। ये एक तरह से बहुत लोग इसको एशियन नेटो देखते हैं, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी क्लब है अगेंस्ट चाइना। तो एज अ रिजल्ट ब्रिक्स जो है
ब्रिक्स में दो ही प्लेयर है जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करता है और मिलिट्री अलायंस में भी है, रशिया और चाइना, और बाकी जो है पूरा छितरा हुआ है। तो यदि एक तरह से बहुत सीरियसली एसेस करें ब्रिक्स को, तो एक ब्रिक्स जो है वो लूज कर गया है अपना मोजो। क्या व्हाट डज ब्रिक्स स्टैंड फॉर, वो खत्म हो गया। जो अर्ली प्रॉमिस था ब्रिक्स का और जिस तरह से ब्रिक्स राइज किया वो एक तरह से लॉस्ट है। नेटो का बीच में हमने देखा था कि झटका लगा था, जब मान लीजिए जब क्वाड का फॉर्मेशन हुआ बाइडेन उसके अर्लियर पीरियड में, तो लगा कि अमेरिका भी नेटो से हट के मूव कर रहा है क्वाड के तरफ। बट साथ ही साथ अभी जो है वो सारा एक साथ फिर से हो गए हैं, जब से यूरोपियन पावर्स तैयार हो गए कि मैं यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर हो रहा है उसको लेके हम अपना खर्च बढ़ा लेंगे। सारे जो यूरोपियन पावर्स हैं वो अग्री कर गए हैं, ट्रंप का जोड़ था इस पे, कि हम कम से कम 5% 10% अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। पहले क्या था कि अमेरिका ही सपोर्ट करता था पूरे ग्रुप को, अब जो है वो पिक्चर चेंज कर रहा है। तो द सीरियस क्वेश्चन यहां पर ये है कि इंडिया इज नॉट इन अ पोजिशन अभी एट दिस मोमेंट कि मार्क रट का जो स्टेटमेंट है कि मैं प्रेशर डाल रहा हूं, यदि वो सीरियस स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि एक तो हो सकता है जैसे ट्रंप का है ना कि आज 500% लगाएंगे ट्रेड, फिर वो बदल के 100%, फिर वो बदल के 35%। तो मान लीजिए यदि वो ट्रंपियन लॉजिक कर रहे हैं मार्क रट भी, और बेसिकली उनका ये है कि इज पुटिंग प्रेशर ऑन रशिया कि यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है उस पर वो नेगोशिएट करें, तो यदि वहीं तक है फिर तो शॉर्ट टर्म है। पर यदि लॉन्ग टर्म प्रेशर पड़ेगा ब्रिक्स पे, जो कि मुझे थोड़ा संदेह है कि ये चीज हो रहा है। क्यों, आप देख लीजिए अमेरिका का रुतबा टुवर्ड्स ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील पर देख लीजिए लेटेस्ट लूला के खिलाफ जिस तरह से बोल्सोनारो के इशू पर वो पीछे पड़ गया है ब्रिक्स पर। इंडिया जो कि माना जाता था क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ अमेरिका, उस पर आप देख लीजिए ये इंडिया पाकिस्तान वाले इशू पे जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रुतबा था चेंज हो गया। चाइना और रशिया पर तो हमेशा ही बमका रहता है ट्रंप। तो इसमें एक सीरियस यदि एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो ब्रिक्स और नेटो के बीच, तो पहले लगता था ऑप्टिमिस्टिकली कि शायद ब्रिक्स एक अपना विजन दे दुनिया को। बात हो रही थी डी डॉलराइजेशन का, ऑल्टरनेटिव करेंसी का, और इनफैक्ट काफी लोग असेस कर रहे थे कि बाप रे डॉलर को तो इतना बड़ा झटका होने वाला है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपने ही ये जो ग्रुपिंग है ब्रिक्स, अपने में ही इतना लड़ते रहते हैं हमेशा। और इनफैक्ट काफी डिबेट हो रहा है अब कि ब्रिक्स क्या चाइना का गेम है क्या, उसीलिए इंडिया वहां फिट नहीं करता है, साउथ अफ्रीका ब्राजील भी फिट नहीं करता है। रिसेंटली आप देखे होंगे मोदी जी ब्राजील लूला जी से सटे हैं, अभी चाइना जा रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कुछ अटेम्प्ट्स हो रहा है टू सो कॉल्ड सीमेंट करें इस इशू को। पर मैं ये कहूंगा कि ये जो मार्क रट का जो एग्रेसिव स्टेटमेंट आया है, दैट नॉट ओनली शोज कि किस तरह से ऑयल मार्केट्स फ्लक्चुएट करेगा। मैं इसलिए स्पेकुलेट नहीं करना चाहता क्रूड ऑयल प्राइस में कि मैं 11 साल था मिडिल ईस्ट में, जैसे ही हम निकालते थे कि अब ये होगा शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ क्रूड ऑयल, तो दूसरे दिन ही वो बदल जाता था। प्राइस फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है ऑयल मार्केट में, और अलग अलग होता है ना, स्वीट ऑयल का अलग होगा, बिटर ऑयल का अलग होगा, ये ऑयल वो ऑयल, तो उस पे हम बोले और कल ही उल्टा हो जाए। बट ये मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना, इसको लेना चाहिए एज अ रियलिटी चेक कि ब्रिक्स जो है अपना पर्पस खो चुका है, और ब्रिक्स यदि चाहता है कि अपना पर्पस हम बनाएं, तो एक तरह से थर्ड वर्ल्ड यूनिटी या ब्रिक्स एक साथ मिलके एक तरह का सिक्योरिटी अलायंस करे अगेंस्ट नेटो। यदि नहीं कर पाएगा, यदि मान लीजिए इंडिया ज्यादा क्लोज रह जाएगा अमेरिका से, और इंडिया का आप जानते हैं कि जो अभी रिसेंट फोकस है फॉरेन पॉलिसी में,
वो है मल्टी अलाइनमेंट। सब जगह अलाइनमेंट किए जा रहा है और उसमें कभी कभी इंडिया लगता है कि अपने ही जाल में फंसते जा रहा है। पता ही नहीं चलता है कि अमेरिका से क्लोज है कि चाइना से, रशिया से क्लोज है कि ब्राजील से। और मोदी जी तो आप जानते ही हैं, कभी जो है जाके लिपट जाएंगे और कभी जो है कह देंगे मिलेंगे ही नहीं। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये थोड़ा डेंजरस ट्रेंड है। और जहां तक आपने वो एग्रीकल्चर वाला और दूध वाला इशू आपने पूछा मुझसे भी और उनसे भी प्रीवियस स्पीकर से, तो देखिए फार्मर्स मूवमेंट, उसका कल ही जो है स्टेटमेंट आया है कि वो बिल्कुल खिलाफ है मिल्क पे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे किसी भी तरह का नेगोशिएशन। और हम ऑलरेडी देख चुके थे 2020-2021 में किस तरह 13 महीना फार्मर एजिटेशन ने पूरे मोदी गवर्नमेंट को सारा एग्रीकल्चरल कोट अनकोट काले कानून को विड्रॉ करवा दिया था। तो जब भी मोदी गवर्नमेंट मिल्क पर थोड़ा भी कोशिश करेगी कि हम अमेरिका के साथ कुछ सांठगांठ करें पीछे से, तो ये उल्टा पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर पे अच्छा होगा कि ये बात मतलब जो नेगोशिएशन है उसको एग्रीकल्चर को बचा लें। और बाकी चीजों में मैं कहूंगा, मैं एक्चुअली क्रिटिक हूं टू सम एक्सटेंट इंडियन टैरिफ पॉलिसी का। इंडियन टैरिफ्स जो है ना ऑटोमोबाइल पर, अभी आप देखिए बात चली कि टेस्ला इंडिया आया। टेस्ला का आप प्राइस देख लीजिए भारत में कंपेयर टू अमेरिका, एक माने ऑलमोस्ट 1/3 टू 50% प्राइस हायर है यहाँ पर। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि 10 से 12 हजार मार्केट है टेस्ला का। तो भारत का जो बाकी मार्केट है ना, टैरिफ इतना हाई है बिकॉज इस पर इनफैक्ट अपने फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, उन्होंने इस पर एक अच्छा लेक्चर दिया था रिसेंटली कि भारतीय इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और उसके लिए एक चीज जो करना है वो है कि टैरिफ्स को घटाना है। तो एक तरह से ये जो प्रेशर पड़ा है भारत पर, एग्रीकल्चर को आप प्रोटेक्ट कर लीजिए क्योंकि गरीब लोग तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो अफेक्टेड नहीं होंगे। इनफैक्ट यदि भारत अपना टैरिफ नीचे करे तो मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा बिकॉज आपको जो है कार सस्ता मिलेगा, बाकी सामान सस्ता मिलेगा। चीज वगैरह तो हटाइए, वो तो इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, बट बाकी जो सामान होता है जो विदेश से आएगा वो तो नेचुरली जो इंडियन मोनोपोलीज हैं इंक्लूडिंग अंबानी और अडानी और बिरलास एंड टाटास, इनको झटका पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल नहीं करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है, आप देख लीजिए अभी जो अहमदाबाद में द एंटायर ये जो एक्सीडेंट हुआ, इसी से पता चल रहा है कितना प्रोटेक्टेड है इंडियन मार्केट। यहां तक कि इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो उनको फ्री चिट दे देता है। तो मैं कहूंगा एग्रीकल्चर को छोड़ के थोड़ा सा झटका पड़ना चाहिए इंडियन मार्केट को। और अच्छा है कि नेगोशिएशन यदि अमेरिका के साथ हो जाए, या तो इंडोनेशियन मॉडल पे, या जो पहले ये लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि फ्री काइंड ऑफ फ्री ट्रेड डील करेंगे, जो इंग्लैंड के साथ किए, जो दुबई के साथ किए हुए हैं, जो जापान के साथ किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। यदि ये कर सकें तो इंडियन गुड्स को इतना बड़ा एक्सेस मिलेगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन मार्केट तो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है। यूरोपियन मार्केट तो डिवाइडेड है, बट अमेरिकन मार्केट इज मैसिव। तो इंडियन गुड्स को बहुत एक्सेस मिलेगा। प्लस अमेरिकन मार्केट रिलेटिवली चीपर है यूरोपियन मार्केट से बहुत चीजों में। तो उस तरह से मैं कहूंगा कि भारत के लिए फायदा होगा। तो ऑब्वियसली आई हैव टेकन अ कॉन्ट्ररी लाइन, बट रियलिटी चेक है ये ब्रिक्स के लिए, बहुत सीरियस रियलिटी चेक है।